हेलो, आवाज आ रही है बच्चा? ये तो इन्वायरमेंट है। इसका पेन पता करके होगा। होगा इसी देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ठीक है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको किसको समझ में आया और किसको किसको नहीं समझ में आया, जरा बताओ मुझे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम पे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको समझ में आया था, किसको नहीं आया? सर ये मुझे समझ नहीं आया। क्या मतलब ये वाला ये रिएक्शन ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये केमिस्ट्री में मत जाओ इतना, बस इतना याद रखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वहाँ पे CO2 में कन्वर्ट होता है। मतलब सर ये तो नहीं, क्यों काट देगा? ऐसे ही लिखा हुआ है, NCERT पे भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? हाँ। मतलब कुछ तो रिएक्शन होने के लिए मतलब ये है प्लेटिनम पैलेडियम, ये तो यही तो है, यही तो रिएक्शन करा है। ये सारी की सारी रिएक्शन प्लेटिनम पैलेडियम और रोडियम के कारण हो रही है, ठीक है? चलो देखो बेटा, हम लोग देख रहे थे लास्ट टाइम पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, कोई एक लोग बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कोई एक लोग बताओ क्या होता है? पहली बात तो ये प्रकृति में स्वतः होने वाली परिघटना है। दूसरा क्या है, ऊष्मा को कैद करके मतलब बंद करके रखने वाली एक मैकेनिज्म, ठीक है? और दूसरा, इसको ग्रीन हाउस ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हॉर्टिकल्चरल यानी कि जो पौधशाला होती है ना, हॉर्टिकल्चरल ग्रीन हाउसेस, तो उसके साथ सदृशता शो करता है, यानी सदृशता दर्शाता है। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। फिर हमने एक डायग्राम बनाया था और सोलर स्पेक्ट्रम की बात की थी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, वेवलेंथ मतलब तरंग है, ठीक है? तो हमने एक रिलेशन भी बताया था कि V बराबर L लैम्डा, तो N बराबर क्या होता है, V बाई L लैम्डा, ठीक है? N बराबर V बाई L लैम्डा। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य घटेगी और आवृत्ति घटेगी तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, उल्टा होता है रिलेशन। तो वही हमने अप्लाई किया था कहाँ पे, IR रेडिएशन के रेफरेंस में, जो कि पृथ्वी तक आता है, ठीक है? तो हमने ये देखा था कि किस तरीके से लॉन्ग वेव्स और शॉर्ट वेव्स पृथ्वी पर आ रही है। लॉन्ग वेव्स अगर आती है तो उनकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, ठीक है? यानी कि आवृत्ति कम है तो जाहिर सी बात है ऊर्जा कम होगी, तो वो दोबारा ग्रीन हाउस से टकरा के दोबारा बाह्य वातावरण में लौट जाती है। जो शॉर्ट वेव आ रही है वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस जो ब्लैंकेट है उसको पेनिट्रेट करके पृथ्वी की सतह तक आएगी, ठीक है? पृथ्वी की सतह यानी जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएंट एनर्जी कहलाती है। तो वो जो पृथ्वी से टकराएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में, ठीक है? जब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो दोबारा पृथ्वी क्या करेगी, उसको री रेडिएट करेगी किसकी तरफ, वायुमंडल की तरफ। लेकिन वायुमंडल में क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है? एब्जॉर्ब करने के बाद जब उनका तापमान बढ़ जाएगा तो दोबारा पृथ्वी की सतह की तरफ उनको लौटा देंगे। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है बेटा? तो इसके बाद देखो क्या होता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में इसको GHE बोल देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है? तो GHE का परिणाम क्या क्या होता है, चलो इससे देखो। GHE के परिणाम क्या क्या होता है इसमें, अगर हम बात करें इसके परिणाम की, तो सबसे पहला परिणाम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है बेटा?
ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन, एसिड रेन हो गया, और इसका परिणाम क्या हो जाएगा? क्लाइमेट चेंज। ठीक है बेटा, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है पता होगा सबको, वैश्विक तापन हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैश्विक तापन। ठीक है, पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? वैश्विक तापमान। पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाएगा? वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ओशन एसिडिफिकेशन किसका परिणाम होता है? एसिड रेन का। एसिड रेन और ओशन एसिडिफिकेशन दोनों में आपस में संबंध है। ठीक है बेटा, तो जैसे आपको पता है, अच्छा एसिड रेन के बारे में एक चीज यहाँ पे एक चीज और बात, एसिड रेन में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, प्लस क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिड रेन में क्या क्या होता है तो क्या बताओगे? एसिड रेन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है क्या बनाएगा? नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। और अगर ये सल्फर का ऑक्साइड है, सपोज SO2 है यहाँ पे, क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगा। और कुछ मात्रा में वातावरण में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है, अगर वातावरण में CO है प्लस या ऑब्लिक करके लिख लो, CO2 है तो क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें शामिल होते हैं? एसिड रेन में। लेकिन जो मेन तत्व है एसिड रेन के वो क्या है? ये दो ही है। एसिड रेन के ये दो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एसिड रेन का परिणाम होता है ओशन एसिडिफिकेशन, यानी कि समुद्र की अम्लीयता बढ़ जाना। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र की अम्लीयता बढ़ जाना। जब समुद्र की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो समुद्री जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन पे क्या होगा? विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मछलियां माइग्रेट करेंगी। ठीक है, जो हमारे प्रवाल भित्तियां हैं उन पे क्या होगा? विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, प्रवाल भित्तियों पे क्या पड़ेगा? विपरीत असर पड़ेगा। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तो तापमान बढ़ेगा, और जो हमारी प्रवाल भित्ति होती हैं वो एक सर्टेन तापमान पे ही सर्वाइव करती हैं। अगर तापमान बढ़ेगा तो कोरल ब्लीचिंग एक घटना होती है, कोरल ब्लीचिंग, जिसे कहते हैं प्रवाल विरंजन। क्या बोलते हैं? प्रवाल विरंजन। तो ये घटना होगी जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारे प्रवाल हैं या समुद्री कोरल हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये प्रवाल असल में होते क्या हैं? ये मछलियों को चारा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मछलियों को क्या करते हैं? चारा प्रोवाइड कराते हैं, उनके रहने की जगह बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको नष्ट करेंगे तो मछलियाँ भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन सब का परिणाम किस पे पड़ता है? क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है, यानी कि हमारा जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन होती है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर क्या पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग पड़ेगा, ओशन एसिडिफिकेशन, समुद्री अम्लीयता बढ़ेगी, एसिड रेन होगी। एसिड रेन में क्या क्या होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे और सल्फर के ऑक्साइड होंगे। ठीक है बेटा, तो इसे फटाफट नोट कर लेना, बनाओ ऐसे समझने के लिए इसको बनाओ। पहले बनाओ फिर लिखा बनाओ, लिख लिया सब लिख लिया। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालो, ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम, यानी कि हरित गृह प्रभाव के परिणाम। तो उसमें नंबर 1 लिखो, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। वैश्विक तापन। जरा इसे लिखो जरा, क्या होता है ये? हाँ, पृथ्वी के
वार्षिक औसत तापमान में पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान में स्वतः नहीं सही धीरे धीरे पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान में धीरे धीरे व लगातार बढ़ोतरी होना वैश्विक तापन कहलाता है कॉमा जो कि हरित ग्रह प्रभाव का परिणाम ठीक है। जब भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लिखने को आएगा अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो पहले क्या करोगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताओगे, उसके बाद क्या करोगे? ग्लोबल वार्मिंग को बताओगे। ठीक है, डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग नहीं लिखोगे, क्योंकि क्या हो रहा है, कारण कौन है उसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो पहले क्या बताओगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट बताओगे, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग बताओगे, और उसके बाद क्या बताओगे? ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले प्रभाव। ठीक है, ये सब बताने के बाद ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव देखो जरा क्या होता है। वैश्विक तापन से जलवायु परिवर्तन होता है। वैश्विक तापन से जलवायु परिवर्तन होता है। वैश्विक तापन से जलवायु परिवर्तन होता है, जो कि मानवों के साथ साथ अन्य प्राणियों पर भी, अन्य प्राणियों व वनस्पतियों, जो कि मानवों के साथ साथ अन्य प्राणियों व वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जो कि अन्य प्राणियों व वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक है, नोट करके लिखो। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ये रिएक्शन याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स मिलकर क्या बना रहा है? नाइट्रिक अम्ल बना रहा है। ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है? H2SO4 बनाता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा अगर नहीं लिखा है वहाँ पर तो रिएक्शन लिख लो केवल, ये रिएक्शन नोट कर लो। ये क्या हुआ? बंद कर दो, ठंड लगे, स्विच करा। ये रिएक्शन नोट करो बेटा, दो, ये वाली, ये और ये। और यहीं पे होमवर्क लिखो थोड़ा सा, एसिड रेन के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव। होमवर्क लिखो यहाँ पे, एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव। एसिड रेन से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव। ठीक है बेटा, ये घर से लेकर आओगे और कम से कम 7-8 पॉइंट इसमें होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ताजमहल को नुकसान पहुंचाता है, मार्बल को इफेक्ट डालता है। ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ा रहा है, समुद्री जो गंभीरता बढ़ रही है। ठीक है,
साथ साथ क्या हो रहा है, जलीय जीवों को प्रभावित करता है। ठीक है, जलीय जीव कैसे प्रभावित होंगे, अगर अम्लता बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, हमने बोला था जब हमने अनुकूलन पढ़ रहे थे उस समय पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, स्टीनोहेलाइन होते हैं कुछ जंतु, और कुछ होते हैं, कुछ क्या होते हैं, यूरिहेलाइन होते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ उनको एक टॉलरेंस होती है, रेंज ऑफ टॉलरेंस बोला जाता है, जो कम लवणता से क्या होगा, अधिक लवणता से क्या होगा, कम लवणता की तरफ जीव माइग्रेट करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये प्रभाव करता है, प्रभाव डालता है। तो इसमें कई 7-8 पॉइंट नोट करके लाओगे, अच्छे जो मिलेंगे वहाँ से, तो ये होमवर्क रहेगा। अच्छा, एक टॉपिक हमारा छूट रहा है अभी, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसको देखो। ओजोन डिप्लीशन, ये मैं पढ़ा। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, इसको देखो। ओजोन क्षरण बोलते हैं इसको बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं, ओजोन अवक्षय या क्षरण। ओजोन क्षरण, कोई बताएगा कि ओजोन क्षरण क्या होता है, ओजोन क्षरण क्या होता है? छेद नहीं होता है कभी भी, हमेशा। हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, ओजोन परत की मोटाई कम, कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन मतलब कम होना, क्या कहलाता है, ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये घटना कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। अगर आपसे यही पूछा जाए ओजोन क्षरण की घटना कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ मिलेगा देखने को, ट्रोपोस्फीयर में होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा कहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर में होता है। और ये जो ओजोन डिप्लीशन की घटना हो रही है, ये कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, जरा यहाँ देखो, ध्यान दो। ओजोन एक तो 2 प्रकार की होती है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ा था। ओजोन 2 टाइप्स की है यहाँ पे। पहली क्या है, बैड ओजोन, और अगली क्या है, गुड ओजोन। क्यों इसको गुड कहेंगे और क्यों इसको बैड कहेंगे, कोई जरा बताओ। बैड वाली कहाँ मिल रही है, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। और गुड वाली कहाँ मिल रही है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में। इसको गुड इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से। तो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। यूवी रेज। ठीक है बेटा, इसको बैड क्यों बोलेंगे, हमने देखा था कि ये श्वसन संबंधी विकार करती है, साथ ही साथ क्या करती है, आंखों में इरिटेशन पैदा करती है, और जो म्यूकोसा कोशिका होती हैं हमारे आहार नाल की, जो हमारे आहार नाल की म्यूकोसा कोशिका होती हैं उनको नष्ट करती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बैड ओजोन बोलते हैं। यानी कि ये हमारे लिए और साथ ही साथ अन्य प्राणियों को, वनस्पतियों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। क्यों हानिकारक यही है और ये क्यों नहीं हानिकारक है, कोई बताएगा। गुड वाली हानिकारक क्यों नहीं है, बैड वाली हानिकारक क्यों है? देखो बेटा, इसको इस तरीके से समझो, पृथ्वी के ज्यादा समीप कौन होगा, ट्रोपोस्फीयर होगा। तो ट्रोपोस्फीयर वाली ओजोन ज्यादा करीब होगी पृथ्वी के, तो वो क्या करेगी, पृथ्वी पर आएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्राणियों में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जो ज्यादा करीब है वही तो ज्यादा प्रभाव डालेंगे। कौन ज्यादा करीब है, ट्रोपोस्फीयर वाली ओजोन ज्यादा करीब है। ठीक है बेटा, तो ये जो है हमारी धरती पर आती है और विपरीत प्रभाव डालेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जी नेचुरल रूप से तो बनती ही बनती है, लेकिन इसका जो है मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप भी जो गैसेज है हमारी, इसके बनने में सहायक होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के जरिए बनती है फिर। ठीक है, गुड ओजोन, इसको गुड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और हो, इसको मापते किसमें है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, ओजोन को मापते हैं, डॉप्सन यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो ओजोन को मापने की क्या इकाई होती है, डॉप्सन। तो यहाँ पे इसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। डॉप्सन यूनिट किस लिए होती है, ओजोन की कंसंट्रेशन मापने के लिए। तो ओजोन की कंसंट्रेशन मापने के लिए
कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता। और इसके लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? डॉप्सोनोमीटर। इसके लिए जो यंत्र प्रयोग में लाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? डॉप्सोनोमीटर। यहाँ डॉप्सोनोमीटर के द्वारा। डॉप्सोनोमीटर के द्वारा, ठीक है बेटा? तो ये भी याद रखना है। डॉप्सोनोमीटर का संबंध किससे है? ओजोन की मोटाई नापने से या ओजोन की कंसंट्रेशन नापने से, सांद्रता नापने से, ठीक है? तो ये नाम याद रखना है। अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो क्या होगा? जरा कोई सोच के बताओ। अगर ये नहीं है तो क्या होगा? सर यू करना सीधे अपने सीधे आ जाएंगे पृथ्वी पर। अगर गुड ओजोन नहीं है तो अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ आएंगी? सीधे पृथ्वी पर आएंगी, ठीक है? क्या करेंगे आप? जरा ये बताओ। त्वचा कैंसर करेगी। चलो पहले परिणाम पढ़ लो। अच्छा पहले इससे क्या होगा? देखो बेटा, अगर ये नहीं है तो क्या करते हैं? एक डिजीज होती है माइलोमा, एक इसके द्वारा डिजीज हो जाएगी यूवी रेज के द्वारा, यूवी रेज के द्वारा डिजीज हो जाएगी। अगर ये नहीं है, माइलेमा, माइलेमा, माइलेनोमा है, माइलेनोमा, ये माइलेनोमा। ये होता है स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर होता है ये माइलेनोमा। स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा फर्क क्या पड़ जाएगा? पहला तो यही हो गया, माइलेनोमा हो जाएगा। यहां देखो दूसरा मोतियाबिंद, क्या होगा? कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। तीसरा एक चीज हो जाती है यहाँ पे, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं हिम अंधत्ता। स्नो ब्लाइंडनेस। तो ये तीन बातें यहाँ पे याद रखना। इसके परिणाम क्या होंगे? अगर ओजोन नहीं है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में तो क्या परिणाम हो जाएगा? माइलेनोमा यानी कि स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट, इसको कैटरेक्ट बोलते हैं, CATARACT, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट हो सकता है। और दूसरा हो सकता है स्नो ब्लाइंडनेस। अब जरा इसको समझो, स्नो ब्लाइंडनेस क्या होता है, ठीक है? देखो बेटा, स्नो का मतलब क्या हो रहा है? ठंडी जगह से। तात्पर्य क्या निकल रहा है कि ठंडी जगह से, ठीक है? तो ये कहाँ मिलेगी देखने को? ठंडी जगह पे, यानी कि जहाँ पे बर्फ जमी होगी। बात समझा रही है? कहाँ मिलेगी देखने को? बर्फ जमी होगी जहाँ पे। तो सबसे पहला जो ओजोन छिद्र देखा गया वो कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया, ठीक है बेटा? तो सबसे पहला जो ओजोन छिद्र है वो कहाँ देखा गया था? अंटार्कटिका। ये तो बात पता है। तो अंटार्कटिका या कोई भी ऐसा रीजन जहाँ बर्फ जमी है वो क्या करेगा? जो सूर्य की किरणें आएंगी उनको रिफ्लेक्ट करता है। तो बर्फ जो है सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है किसे? प्रकाश की किरणों को, ठीक है? बर्फ क्या करेगी? सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी प्रकाश की किरणों को। प्रकाश की किरण में क्या क्या हो जाएंगे? वहाँ पे यूवी रेज भी हो जाएंगी, ठीक है? अगर ओजोन नहीं है तो यूवी रेज भी आएगी ना साथ में। तो यही क्या हो रहा है? अंटार्कटिका या अदर जो है ठंडे रीजन है हमारे जहाँ पे बर्फ जमती है, तो वो यूवी रेज अगर बर्फ से टकराएंगी तो बर्फ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट भी तो होंगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेंगे? हमारी आंख के कॉर्निया में जाके घुसेंगे, तो कॉर्निया को क्षतिग्रस्त करेंगे, ठीक है? कॉर्निया को जब क्षतिग्रस्त करेंगी तो उस कंडीशन में जो बीमारी होगी उसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो बीमारी हो रही है उसको बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। बात समझ आ रही है? ये कैसी होती है? बर्फीली जगहों पे यूवी रेज के रिफ्लेक्शन के कारण जो कि क्या करेंगी? कॉर्निया को डैमेज करती हैं। क्या कहलाती है? स्नो ब्लाइंडनेस कहलाती है। बात समझ आ गई बेटा? तो ये तीन बीमारियों के नाम याद रखने हैं। अच्छा, ये सब होता क्यों है? क्योंकि डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बदलाव लाते हैं। क्या कहती है? उत्परिवर्तन की घटना सुनिए ना, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ये क्या करती है? म्यूटेशन को पैदा करती है, म्यूटेशन होती है एक तरीके।
म्यूटेशन कारक का काम करती है यूवी रेज। क्या करती है? डीएनए और प्रोटीन के मध्य जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उनको तोड़ती हैं या उनमें डीनेचुरेशन करती हैं। ठीक है बेटा? तो प्रोटीन और डीएनए के मध्य बनने वाले रासायनिक बंधों को क्या करती है? तोड़ती हैं या उनको उनमें विकृति लाती है। ठीक है? उनमें विकृति लाएंगी तो क्या होगा? स्ट्रक्चर बदलेगा, डीएनए या प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदलेगा। ठीक है? स्ट्रक्चर बदलने से क्या होगा? म्यूटेशन पैदा होंगे, उत्परिवर्तन पैदा होगा। तो उत्परिवर्तन क्या होगा? वो हानिकारक होगा। तो ये याद रखना। इसी वजह से क्या होता है? ये सारी घटनाएं हो रही हैं। स्किन कैंसर हो रहा है, कैटरेक्ट हो रहा है और स्नो ब्लाइंडनेस हो रही है। ठीक है? तो यहाँ पे यूवी रेज करती क्या है? डीएनए एंड प्रोटीन्स में विकार उत्पन्न करते हैं। विकार उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से सारी बीमारियां होती हैं। अब लिखो इसके बारे में जो बोर्ड पे लिखा है ये लिखो। ठीक है, इसको नोट करो जरा। पहली बीमारी का नाम है माइलोमा, दूसरी का बीमारी का नाम क्या है? मोतियाबिंद, और तीसरी बीमारी क्या है? स्नो ब्लाइंडनेस। तो इनको क्रम से लिखना, पहले में माइलोमा, फिर मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट, फिर स्नो ब्लाइंडनेस या अंधत्व। ठीक है, इनको इस तरीके से। और होती क्यों है? डीएनए और प्रोटीन में विकार उत्पन्न होने के कारण ये बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, हो गया? सबका हो गया? चलो, अब वास्तव में ओजोन डिप्लीशन होता क्या है, अब इसे देखते हैं। देखो बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन सतह बनती है और ओजोन सतह टूटती है, ये तो सबको पता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है? ओजोन सतह बनती है और सतह टूटती है। किसकी प्रेजेंस में? यूवी रेज की प्रेजेंस में, यानी कि प्रकाश की प्रेजेंस में। इस तरीके से क्या है? प्रकाश की प्रेजेंस में क्या होती है? ओजोन सतह बन रही है और ओजोन सतह टूट रही है। कैसे बन रही है? जरा इसको यहाँ देखो। अगर ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहाँ पे यूवी रेज तीन तरीके के बेटा, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, तो यहाँ पे यूवी रेज कितने प्रकार की होंगी? यूवी ए का बोलो इसको, यूवी डी बोलो इसको, और यूवी सी बोलो। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होती है? यूवी बी सबसे ज्यादा खतरनाक है ये वाली। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक। ये पूछा जाता है कि यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तो यूवी बी सबसे ज्यादा खतरनाक। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने माना यूवी सी लिख दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन को, ये अणु है, तो ऑक्सीजन के परमाणु में इसको तोड़ेगा। ऑक्सीजन का अणु है ना, O2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसको किसमें तोड़ेगा? एटम में, यानी परमाणु में। तो इसको परमाणु तोड़े, इसके ऊपर डॉट लगा दिया, मतलब ये परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये डॉट लगा दिया। अब क्या हुआ? अब यहां से जो ऑक्सीजन का परमाणु है इस तरीके से, ये किसके साथ मिलेगा? अगले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अणु के साथ मिलेगा, O2 के साथ मिलेगा। और ये घटना कैसी होगी? रिवर्सिबल होगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, मतलब रिवर्सिबल होगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी? ये यूवी बी और यूवी सी। यहां क्या बन जाएगा? ओजोन बनेगा। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि ओजोन वास्तव में है क्या? ठीक है, तो ओजोन एक गैस है, लेकिन इससे पहले क्या है? ओजोन ऑक्सीजन दो फॉर्म में पाई जाएगी, डाई एटॉमिक फॉर्म में और ट्राई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या होता है? इसको देखो, डाई एटॉमिक फॉर्म की बात करें तो
डाई का मतलब है दो, एटम का मतलब है परमाणु, ठीक है। तो डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जा रही है, यानी कि दो परमाणु मिल रहे हैं तो अणु बना रहे हैं, तो O2 डाई एटॉमिक फॉर्म में हो गई। ट्राई एटॉमिक फॉर्म की बात करें तो क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? O3। जैसे कार्बन के अपरूप, एक शब्द सुना होगा, कार्बन के अपरूप क्या क्या होते हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन के अपरूप। यहाँ पे ऑक्सीजन के अपरूप क्या है? ठीक है, ऑक्सीजन का अपरूप भी तो है। ओजोन क्या है? एलोड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अपरूप क्या है यहाँ पे? ओजोन। तो इसको इस तरीके से भी पूछा सकता है कि जो ऑक्सीजन है उसका अपरूप क्या है? O3 है, एलोड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो ये ऑक्सीजन का एलोड्रॉप है, ये भी कहा है ऑक्सीजन का अपरूप होता है। जिसको नहीं पता वही नोट करके लिखो, क्या होता है? O3 जो है ऑक्सीजन का अपरूप होता है, एलोड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। देखो, हाँ, ये एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कितना हो गया? जरा फिर से बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे ये जो घटना हो रही है कहाँ हो रही है? स्ट्रेटोस्फीयर में हो रही है। कहाँ हो रही है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, घटना कहाँ हो रही है? स्ट्रेटोस्फीयर में हो रही है। ये जो दोनों रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? O3 टूट रही है किसमें? ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन के परमाणु में टूट रही है। ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो गया? ऑक्सीजन का परमाणु और ऑक्सीजन का अणु मिलकर क्या बना रहा है? ओजोन बना रहा है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। तो ये दोनों घटनाएं चलती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, और इनके बीच एक संतुलन कायम रहता है। बनने और बिगड़ने के बीच क्या होता है? एक संतुलन होता है। जब ऑक्सीजन की सांद्रता, ठीक है, जब यहाँ पे देखो ओजोन की सांद्रता बनने के साथ साथ विखंडित भी हो रही है ना ओजोन, तो दोनों के मध्य क्या हो रहा है? एक तरीके से सामंजस्य स्थापित हो रहा है। लेकिन वहीं अगर ओजोन का क्षरण ज्यादा होने लगे या ओजोन ज्यादा टूटने लगे, जो कि मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलोगे? ओजोन क्षरण बोलोगे। जब ये संतुलन बिगड़ेगा तो क्या बोलोगे? ओजोन क्षरण। और संतुलन बिगड़ना कैसे? मतलब कि ओजोन की जो क्षरण की दर है वो इसके निर्माण की दर से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ओजोन क्षरण, ठीक है। यानी कि ओजोन के विखंडित होने की दर ओजोन के निर्मित होने की दर से ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोलोगे? इसको ओजोन क्षरण बोलोगे, ठीक है। पहली बात ये, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इतना चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक। आगे देखो क्या होता है। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं? ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक को बोलते हैं ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन कारक, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस को। तो यहाँ पे लिखो, अगला पॉइंट लिखो यहाँ पे। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक। इनको क्या बोलेंगे? ODS। क्या बोलेंगे इनको? ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं इनको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ODS। तो इसको फुल फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा। ODS पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन कौन से होता है? ODS कहलाते हैं। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार क्या कहलाते हैं? ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और इसमें एग्जाम्पल देखे इसको लिखे क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से नीचे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC HCFC, ठीक है, HBFC HBFC। तो ये सारे के सारे क्या कह रहा है?
और यहीं पे लिख लेना अदर हैलोन्स, अन्य हैलोन्स, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना। अन्य हैलोन्स, ठीक। तो ओडीएस में ये कहलाता है। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो पहले इनको भी देख लेते हैं। ये किस रूप में इनका इस्तेमाल किया था, कोई बता सकता है? सीएफसी का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है? बताओ, सीएफसी का इस्तेमाल क्यों होता है और कहाँ होता है? देखो बेटा, सीएफसी क्या होता है? एक तरीके के कूलेंट का काम करता है। फ्रीजर में होता है ये। सीएफसी कैसे काम करता है? जैसे मोटरसाइकिल, कार वगैरह में देखो ना, कूलेंट रखे जाते हैं ना, कूलेंट। तो कूलेंट का क्या काम ये होता है कि जो ऊष्मा जो उत्सर्जित यानी जो बनती है उसको क्या करता है? ठंडा करता है। तो कूलेंट का मतलब क्या है? कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला, ठीक है। जो अतिरिक्त ऊष्मा बन रही है उसको क्या करेगा? उसका शमन करता है, मतलब उसको ठंडा कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कूलेंट कहलाता है। तो इनका इस्तेमाल क्या होता है? फ्रिज में होता है, रेफ्रिजरेटर, एसी, और पहले जेट इंजन वगैरह होते थे उनमें भी होता था, ठीक है। तो ये कहाँ का इस्तेमाल होता है? फ्रिज में हो रहा है, रेफ्रिजरेटर, एसी और जेट इंजन, तो इनमें इसका इस्तेमाल होता है कूलेंट के तौर पर, ठीक है। तो ये किन गतिविधियों के कारण होता है? मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो क्या होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे केवल इसको देखें, ये पहली रिएक्शन डाल दो, ये दूसरी, और अब लिखो तीसरी। क्लोरो, फ्लोरो, और यहाँ पे कार्बन पहले लिखो, कार्बन का अणु पहले लिया और इस तरीके से इसको लिखो। तो ये क्या है बेटा? क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इस तरीके से उल्टा पढ़ लो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। उल्टा पढ़ लो इसको, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। कैसे हो गया? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, पढ़ा है सबने? कैसे? देखो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है ना। कार्बन ये रहा हमारा, ये वाला कार्बन ये ले लिया, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, वो फ्लोरीन आ गया, 3 यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु आ गए, हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। और इसका जो आईपीएसी दे गया साइंटिफिक नेम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो कितना नहीं पूछा जाएगा, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, वो उसमें बच जाता है। बस इतना केवल याद रखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसको मत पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आया क्या हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको केवल समझने के लिए वहां पे बना लेना साइड में, जिसको अगर नहीं समझ आए इसको समझने के लिए केवल बना लो। ठीक है, मिटा दो बेटा इसको। हम बात करते हैं अपनी मेन रिएक्शन पे जो कि यहाँ हो रही है, CFCl3। एक चीज और है, अगर यहाँ पे मैं Cl2 कर दूं तब भी बेटा कोई बात नहीं, तो हमें क्या बनेगा? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो हम इसको 2 कर देंगे फिर। तो यहाँ पे फ्लोरीन के 2 अणु हो जाएंगे, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी भी तो सेटिस्फाई करनी हो रही है ना वहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ फिर से इसको देखो एक बार, यहाँ पे F कर दिया, यहाँ पे F कर दिया, फ्लोरीन। बस ये याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 को सेटिस्फाई करना है। मैं यहाँ पे CFCl3 कर दूं या CF2Cl2 कर दूं, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत करो। फिलहाल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो हमारा ये है CFCl3, ठीक है। देखो जरा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा यूवी रेस की प्रेजेंस में हो रहा है। हमेशा ये जो भी रिएक्शन चल रही है यूवी रेस की प्रेजेंस में चलेगी। तो यहाँ CFCl2 बचा और एक क्लोरीन का एटम हमने निकाल दिया, ये आ गया क्लोरीन का एटम, ठीक है। अब ये क्लोरीन का एटम क्या करेगा, जरा यहाँ चौथी रिएक्शन में देखो, ये क्लोरीन का एटम है और ये ओजोन का मॉलिक्यूल है,
यहां से एक ऑक्सीजन का एटम ले रहे हैं। कैसे? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन गया ये? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया। अब क्या बन गया? हमें क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई दोबारा। क्या मिल गई? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया दोबारा। और ये क्या बन गया? क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया। लास्ट रिएक्शन इसकी और देखिए। अब जो ClO बना है यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना है, देखो जरा ये क्या कर रहा है। ClO फिर ओजोन के पास जाएगा, क्या करेगा? देखो, O को किसे दे देगा? इस वाले को दे देगा। ठीक है, तो क्लोरीन का जो क्लोरीन का जो एटम है वो फ्री हो जाएगा दोबारा। यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और उसके बाद पुनः यूज करने के लिए, पुनः इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक, देखो तो Cl का एटम यहाँ पे दोबारा मिल गया और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल मिल गया, तो 2O2 मिल जाएगा हमें। 2O2 मिल गया। ठीक है, ओजोन तो खत्म ही हो गई। ओजोन कहाँ बन रही है? ओजोन देखो यहाँ पे नहीं, टूट गई। ऑक्सीजन मिल गया और क्लोरीन मोनोऑक्साइड मिल गया। यहाँ भी क्या हो गया? ओजोन यहाँ भी टूट गई। हमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिल गए और साथ साथ में क्लोरीन एटम भी मिल गया दोबारा। तो ये दोबारा जाके इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ठीक है, ये जाके दोबारा इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। ठीक है, हाँ, शरण करेगा। टूटना पता शरण। तो ये 5 स्टेप बना होता है। सारे के सारे कहाँ हो रहे हैं? यूवी रेज की प्रेजेंस में हो रहे हैं। ये सारी रिएक्शंस होती हैं ओजोन शरण में। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। देखो बेटा, एक तो ये ओजोन को तोड़ रहा है। क्या कर रहा है? ओजोन को तोड़ रहा है। दूसरा, ओजोन के बनने की प्रक्रिया को भी बाधित करेगा। कैसे करेगा? इसको भी एक बार देख लो जरा। पहली वाली रिएक्शन में डाल रहा हूं यहां से। ठीक है, एक तो क्या कर रहा है? ये ओजोन को तोड़ रहा है। दूसरा काम क्या करेगा? ओजोन के बनने की प्रक्रिया को भी बाधित करेगा। कैसे करेगा? सपोज हमने ये ले लिया, ठीक है, क्लोरीन ले लिया, छठा में पढ़ा दो। ये बेटा क्या है? क्लोरीन का अणु है। ठीक है, अब जो हमने पहली रिएक्शन देखी थी कि ऑक्सीजन किस में टूटता है? 2 एटम में टूट रहा है। ऑक्सीजन किस में टूट रहा है? 2 एटम में टूट रहा है। तो टूटने के बाद क्या करेगा? ये ओजोन बनने ही नहीं देगा। जैसे दूसरी वाली ऑक्सीजन 2 एटम में टूट रहा था, वहां पे पहली रिएक्शन हमने ये लिखी थी ना कि O2 किस में टूटता है? ऑक्सीजन के 2 एटम में टूट रहा है। फिर इसमें से एक एटम जाके ये इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन का दूसरा अणु जुड़ता है, तो क्या बनती है? ओजोन बन रही है। लेकिन ये क्या करेगा? ये इस वाले ऑक्सीजन एटम को इसके साथ यानी ऑक्सीजन का जुड़ने ही नहीं देगा। जुड़ने नहीं देगा मतलब तो ओजोन बनेगी नहीं। तो सीधे सीधे इसको लेके कहाँ आ जाएगा? ये अपने पास ले आएगा। क्या बना देगा? Cl2 बना देगा। बनने में नहीं देगा। एक तो विखंडित कर रहा है और दूसरा बनने में नहीं दे रहा है। बात समझ आ रही है? ओजोन को तोड़ रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? बनने भी नहीं दे रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ओजोन के क्षरण की दर बहुत ज्यादा हो जाती है उसके बनने की तुलना में। ठीक है, ओजोन के बनने की तुलना में ओजोन क्षरण की दर क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, फिर से बना लेगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर आगे जाके क्या करेगा? ये इससे जुड़ जाएगा। फिर ये रिएक्शन चलती रहेगी इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा होगा। तो ये डबल इम्पैक्ट डालता है। एक तो ओजोन को तोड़ रहा है और दूसरा ओजोन के बनने की प्रक्रिया को भी क्या कर रहा है? बाधित कर रहा है। तो 2 बातें यहाँ पे आ रही है। ठीक है, चलो बिठा दो। ये सर हो गया।
देखो, तो हमने ओजोन के बारे में क्या देखा? गुड ओजोन और बैड ओजोन देखा। गुड किसे कहेंगे, बैड किसे कहेंगे, ये देखा। ओजोन को मापते किसमें है, ये देखा, डॉप्सन यूनिट में मापते हैं। और जो युक्ति या मैकेनिज्म प्रयुक्त हो रही है उसको डॉप्सोनोमीटर कहते हैं, ये भी देखा। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा कि अगर ओजोन ना हो तो असर क्या होगा, माइलेनोमा होगा, कैटरेक्ट होगा और स्नो ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा कि ओजोन डिप्लीशन वास्तव में प्रक्रिया क्या हो रही है, वो देखा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों के मध्य, बनने के मध्य और बिगड़ने के मध्य पहले संतुलन देखा। जब ये संतुलन बिगड़ता है, मतलब ओजोन क्षरण ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन क्षरण बोलना है। और ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कारक को क्या बोला, ओडीएस बोला, यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बोला। उसमें कौन कौन से थे, सीएफसी थे, एचबीएफसी है और एचसीएफसी है। ठीक है, और अदर हेलॉन्स आ गए। तो सीएफसी के बारे में जाना, सीएफसी क्या होते हैं, कूलेंट होते हैं जो कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी या जेट इंजन से इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि ये सीएफसी जाके ऊपर उठेंगे ना, हवा में हल्के होते हैं ना, तो ये ऊपर उठ के कहाँ जाते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और ओजोन के बनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ओजोन क्षरण के लिए भी जिम्मेदार है। ओजोन को तोड़ेंगे भी और ओजोन को बनने में नहीं दे रहे हैं। ये हमने रिएक्शंस के माध्यम से यहाँ पे देखा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नोट करके लिखो। ये लिख दिया था, नहीं लिखा था कि जो सबसे पहला ओजोन होल है वो कहाँ देखा गया था? नोट करके लिखो पहले से। वास्तव में ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र, वास्तव में ओजोन क्षरण या ओजोन छिद्र ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई के कम होने को कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई के कम होने को कहते हैं। तो ओजोन होल या ओजोन क्षेत्र क्या होता है, कोई ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कोई इस तरीके से नहीं है। मान लो ये कोई परत है, ठीक है, ये ओजोन की लेयर हमने मान ली, तो यहाँ जगह जगह कोई छेद कर रहा है इस तरीके से, तो ये छेद नहीं हो रहा बेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो पतली हो जाती है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन वहाँ पे घट जा रही है। तो यहाँ पे मान लो अगर ये मोटी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया, ओजोन होल बोल दिया। ठीक, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, इसकी कंसंट्रेशन घट गई, तो ये क्या कहलाती है, ओजोन छिद्र बोल गया इसको। ठीक है, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई छेद ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो कंसंट्रेशन है, मतलब ओजोन वो घट जाती है, मोटाई घट जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र बोल देते हैं। तो याद रखना है, कोई छिद्र नहीं हो रहा वहाँ पे, जो ओजोन लेयर है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, मतलब ओजोन लेयर पतली हो रही है वहाँ पे, जिसको क्या बोल रहे हैं, ओजोन छिद्र बोल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा था हम लोगों ने, बताओ। वास्तव में ओजोन क्षरण, हाँ पूरा सेंटेंस पढ़ो। वास्तव में ओजोन क्षरण या क्षेत्र ओजोन परत की मोटाई को कम होने को कहते हैं। ओजोन परत की मोटाई के कम होने को कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, इसमें लिख, पहला ओजोन छिद्र, पहला ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। पहला ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। पहला ओजोन क्षेत्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जिसे निम्बस 7 NIMBUS निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा, जिसे निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा देखा गया, जिसे निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा देखा गया। ठीक है, इसी में अगला नोट करके लिख लो। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में लिखना ओडीएस, जो हमने भी लिखा ना, ओडीएस कर लो। ओडीएस के इस्तेमाल को
धीरे धीरे कम करने के लिए, धीरे धीरे कम करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जिसे वर्ष 1989 में, यानी 1989 में लागू किया, जिसे वर्ष 1989 में लागू किया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना। ठीक है बेटा, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाए इसका संबंध किससे है, तो ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस है उनको धीरे धीरे खत्म करने से संबंध है। ठीक, तो मॉन्ट्रियल कहाँ है? एक चीज याद रखो, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का शहर है ना मॉन्ट्रियल। तो ये तो था हमारा अभी तक जो हमने देखा एयर पोल्यूशन और साथ साथ जो है नॉइस पोल्यूशन के बारे में देखा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा पोल्यूशन का वो वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। सवाल यही है कि जल प्रदूषण कहते किसे? पहला सवाल क्या होता है कि जल प्रदूषण बोलेंगे किसे? तो किसे बोलेंगे, कोई बताओ। सीधा सीधा आंसर होना चाहिए कि जल की गुणवत्ता में कमी, जल की गुणवत्ता खराब होना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। गुणवत्ता में कमी आना। हाँ, तो जल की गुणवत्ता अगर खराब हो जाएगी तो क्या होगा? जल प्रदूषण कहलाएगा। कैसे खराब हो रही है ये भी जाना जरा, किन किन कारणों से खराब हो रही है? तो किन किन कारणों से खराब होगी? देखो, पहली बात है घरेलू कचरा। हम सबसे पहले घर से ही बात करें, ठीक है? जो हम कचरा सबसे पहले डालते हैं वो घर से ही बात कर लेते हैं। तो घरेलू कचरा, सपोज अगर किसी ने क्या करा, कोई फल खाया, फल खाने के बाद जो छिलका बचा या जो भी उसका वेस्ट बचा वो कहाँ गया? हमारे डस्टबिन में गया। ठीक है, साग सब्जी काटी, जो बचा वो कहाँ गया? डस्टबिन में गया। ठीक है, झाड़ू पोछा लगाया, कहाँ गया? डस्टबिन में गया। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? घरेलू कचरा। डस्टबिन में जाने के बाद हम उसको कलेक्ट करते हैं डस्टबिन में, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसको एक बड़ी जगह पे डंप करते हैं, गिराते हैं, या कोई गाड़ी आती होगी तो उसमें डाल देते हैं। ठीक है, जब वो गाड़ी आती है तो गाड़ी में डाल देते हैं। तो ये कचरा बेटा कहाँ जाता है? नालों में जाता है, नालों के माध्यम से नदियों में आता है, नदियों के माध्यम से कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि पानी में पहुंच रहा है, पानी में पहुंच रहा है। ठीक, पानी में कौन होते हैं? जलीय जीव होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीव भी हैं और बड़े जलीय जीव भी हैं। तो जो सूक्ष्म जीव वो क्या करेंगे? जो जल में मौजूद कार्बनिक तत्व आ गए हैं कचरे के माध्यम से या किसी और तरीके के माध्यम से जो कार्बनिक तत्व आ गए उनका निस्तारण करते हैं, मतलब उनको डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ेंगे कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तोड़ेंगे कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेंगे। तो जो बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों का विखंडन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उनको क्या बोलेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में कार्बनिक पदार्थों का विखंडन करते हैं उन्हें बोलेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, मींस ऑक्सीजन की एब्सेंस में तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे रोल ज्यादा किसका है? एरोबिक का या एनारोबिक का? तो यहाँ पे रोल है एरोबिक का, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हो रही है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जब हमारा जो बैक्टीरिया है एरोबिक बैक्टीरिया, ये अगर कार्बनिक पदार्थ को तोड़ेगा, ठीक है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। इसी को क्या बोलेंगे? जब कम होगी तो मींस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डिमांड कौन कर रहा है? द बैक्टीरिया, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कर रहा है। तो BOD का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? जल प्रदूषण को दर्शाता है। पहली बात याद रखना, BOD का बढ़ना क्या बता रहा है? जल प्रदूषण को बता रहा है। ठीक है, घर से निकलने वाला कचरा जिसमें कार्बनिक वेस्ट भी होगा और अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे,
कहाँ मिलेगा? जल में मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि बीयूडी की मात्रा बढ़ना किसको दर्शा रहा है? जल की प्रदूषण को दर्शा रहा है। तो दो बातें यहाँ समझ आ गई। चलो लिखो फटाफट। जल की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन होना, जल की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन होना, जिसके फलस्वरूप वह जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, जिसके फलस्वरूप वह जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण कहलाता है। हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। वही पॉइंट बना के लिखो बोला BOD क्या बोलते हैं इसको? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD का बढ़ जाना जल प्रदूषण को दर्शाता है। BOD का बढ़ जाना जल प्रदूषण को दर्शाता है। BOD का बढ़ जाना जल प्रदूषण को दर्शाता है। क्यों दर्शाएगा? जरा कोई बताएगा? BOD अगर बढ़ जाएगी तो जल प्रदूषण क्यों होगा? बताओ, अभी बताया? बताओ। अगर BOD बढ़ जा रही है तो जल प्रदूषण क्यों कह रहे हैं उसको? देखो, यहाँ पे इसको एक डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं। सपोज हमने ये कोई फॉन्ट बना दिया, इस तरीके से कोई क्या कर दिया? तालाब बना दिया। ठीक है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले तो पानी है। पानी कैसा दिखता है? हरा दिखता है। सवाल पे पानी में। ठीक है। फिर हमने क्या करा? घरेलू कचरा दिखा दिया। चलो पिंक से, इसको पर्पल कलर से दिखा दिया। ये क्या बेटा? घरेलू कचरा आ गया। अरे वो कोई सा तालाब है, हमें वाटर बॉडी से मतलब है यहाँ से। ठीक है बेटा। ये क्या हो गया? घरेलू कचरा हो गया। अब हम यहाँ पे सूक्ष्म जीव दिखाते हैं, रेड से दिखाते हैं। सूक्ष्म जीव ये डॉट से दिखाते हैं, रेड कलर से। ठीक है। ये सूक्ष्म जीव हो गए। कुछ मछलियां ही बना देते हैं, खाने के लिए नहीं, यहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है। कुछ मछली बना लें देखने के लिए, इससे अच्छी लगेगी। और जिसकी इच्छा खाने की वो घर पे जाके बना लेना है। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ, आदत होगी ना इस तरीके से बनाने की। तो आँख बना दो। ठीक, मछली बन गई। देखो, ये घरेलू कचरा है। इसमें क्या है? कार्बनिक पदार्थ भी होगा, मीन्स वापस आ जाते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? ये घरेलू कचरा है। घरेलू कचरा है। इसमें क्या है? ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। इसी में क्या होता है? सीवेज भी आता है, वहित मल। वहित मल भी कहाँ से आ रहा है? तो ये सीवेज भी यहीं पे आता है। तो सीवेज को इस तरीके से लिखा।
इतने कलर भी नहीं आता। ये हो गया बेटा सीरीज। समझ लो बात का। तो ये सीवेज हो गया, ठीक है। तो ये एक वाटर बॉडी है, मतलब जल है, जल का बॉडी, मतलब एक तरीके से निकाय, जल का निकाय है कोई। तो इसमें क्या क्या बनाया हमने? एक घरेलू कचरा दिखा दिया, सीरीज दिखा दिया, माइक्रोब्स दिखा दिए। ये क्या बेटा? माइक्रोब्स। एक और ले लो प्लूरल बनाने के लिए, ये हो गए सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स। माइक्रोब्स हो गए, ठीक है। ये हो गए स्मॉल फिशेस, ठीक है। देखो अब जो माइक्रोब्स है ये क्या करेगा? डिकम्पोजिशन का काम करेगा। और इन माइक्रोब्स में क्या मिलेंगे? बैक्टीरिया प्लस एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। सूक्ष्म जीव मतलब बैक्टीरिया प्लस एल्गी प्लस फंजाई। और मेजॉरिटी किसकी होगी? बैक्टीरिया की। मेजॉरिटी किसकी होगी? बैक्टीरिया की होगी, जो कि कैसे होंगे? एरोबिक होंगे, ऑक्सीजन डिमांडिंग होंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करो। द बैक्टीरिया विच डिमांड फॉर ऑक्सीजन, बी फॉर बायोलॉजिकल, तो बी से किसको कन्वर्ट कर दो? वहां से बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द बैक्टीरिया विच इज डिमांडिंग फॉर ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मांग कौन रहा है? बैक्टीरिया। तो बी फॉर बैक्टीरिया एंड बी फॉर बायोलॉजिकल। द बैक्टीरिया विच इज डिमांडिंग फॉर ऑक्सीजन, कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए? कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। तो बायोलॉजिकल मतलब कि यहाँ पे कोई जीवित चीज है जो कि मांग रही है ऑक्सीजन, तो हमारी जीवित चीज क्या होगी? वहां पे बैक्टीरिया, ठीक है। The bacteria which is demanding for oxygen for the decomposition of organic waste, तो क्या कहला रहा है? तो डिकम्पोजिशन कहला रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये एक्चुअल में बैक्टीरिया है जो कि हमें जो कि मांग रहा है ज्यादा ऑक्सीजन को। क्यों? शुरुआत में तो चलो मैनेज कर रहा था कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी इसके पास, कचरा कम था, लेकिन जैसे जैसे होते और इसमें कचरा डाला, कचरा बढ़ता गया, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा? हमें और ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कचरे को क्या करना है? खत्म करना है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है उसे बेटा? तो ये ऑक्सीजन कहां मिलेगी? पानी में क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन। पानी में क्या होती है? डिसॉल्व। पानी में क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब घुलित ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं घुलित। ऑक्सीजन पानी में है, घुलित ऑक्सीजन। तो यही तो ऑक्सीजन लेगा ना, कि बाहर आके बोलेगा नहीं हम एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ले लेंगे, है ना। जहां पे है वहीं की तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा, और है ना पानी में, तो पानी की ऑक्सीजन लेगा ना। तो पानी में क्या है? H2O। पानी क्या है? H2O का पॉलीमर है। पानी क्या है? H2O का पॉलीमर होता है। केवल इसको पानी नहीं बोलेंगे, इसके साथ N लगाओगे तब पानी बनेगा। पॉलीमर ऑफ H2O क्या कहलाता है? वाटर कहलाता है। तो जो इसको ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से लेगा? पानी से चाहिए, ठीक है। जब ये पानी से ऑक्सीजन लेगा तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो कम होगी तो डिमांड करेगा कि भाई मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, तो मीन्स BOD की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब बैक्टीरिया डिमांड करेगा कि हमें और ऑक्सीजन चाहिए तो BOD की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो BOD का बढ़ना किसे दर्शा रहा है? पानी का दूषित होने को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई? तो BOD का बढ़ना किसे दर्शा रहा है? पानी का दूषित होना। तो चाहो तो इसको समझने के लिए बराबर करना। तो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, यहाँ पे तो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक लाइन में लिख लो, बैक्टीरिया that demands for oxygen, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन की मांग कर रहा है। किस लिए? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, फॉर द डिकम्पोजिशन of organic
वेस्ट। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, किस लिए? जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बीओडी की जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, बीओडी बढ़ गई तो क्या असर पड़ेगा? बीओडी बढ़ने का असर क्या होगा? अगर बीओडी बढ़ जाए तो उसका असर क्या होगा? सोच के बताओ। हाँ, देखो, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो पानी में केवल माइक्रोब्स के अलावा बहुत सारे जीव जो कि रह रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, जूप्लैंक्टॉन्स हैं। ठीक है, तो खासतौर से जूप्लैंक्टॉन और जूप्लैंक्टॉन पे फीड करने वाले जो हमारे स्मॉल फिशेज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा? वो धीरे धीरे उनकी डेथ होती जाएगी और डिके हो जाएगी, सड़ना गड़ना हो जाएगा, मतलब एक तरीके से उनकी मौत होती जाएगी। तो अगर बीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो जलीय जीव हैं उनके लिए बीओडी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ पे हीट रिलेशन और निकल के आ रहा है, जरा देखो। अगर बीओडी ज़्यादा है, बीओडी अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डीओ मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगी? घट जाएगी। बीओडी ज़्यादा है तो क्या होगा? जो डीओ है डिजॉल्व ऑक्सीजन वो घट जाएगी। क्या हो जाएगा? जलीय जीव मरना शुरू कर देंगे। जलीय जीव मरना शुरू हो जाएगा। क्लियर? बीओडी ज्यादा है तो डीओ घटेगी। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। जब डीओ कम हो जाएगी तो क्या होगा? जलीय जीव मरना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है बीओडी का। हो गया बेटा? इसमें सिर्फ इस तरीके से समझना, अगर कचरा बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगी, बीओडी बढ़ेगी तो डीओ घटेगी। ठीक है, कचरा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? बीओडी बढ़ेगी, बीओडी बढ़ेगी तो क्या होगा? डीओ घटेगी, और डीओ घटेगी तो क्या होगा? जलीय जीव मरना शुरू हो जाएगा। इसमें अगर इसको इस तरीके से भी लिखना चाहो, बीओडी और यहाँ पे एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो कार्बनिक जो हमारा कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये भी क्या है? ज्यादा है। ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है। ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो बीओडी ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है तो डीओ कम है। ठीक है, कचरा बढ़ गया तो बीओडी बढ़ गया, बीओडी बढ़ गया तो डीओ घट गया, मतलब खुली ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, या ऑक्सीजन की मात्रा घट गई तो जलीय जीव मरना शुरू हो गया। ये रिलेशन निकल के आ गया। तो बस केवल ये लाइन याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम, ये इतनी बात यहाँ पे याद रखनी। ठीक है, अब तो नहीं बोलोगे। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ रहा है तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो डीयू घट रही है, मतलब डीयू मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन। डीयू क्या होती है? घुलित ऑक्सीजन यहाँ पे। हो गया? वही नोट करके लिखो जरा एक। जलाशयों की स्वच्छता को, जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के, जलाशयों की स्वच्छता के महत्व को, क्या लिखा था एक मिनट पढ़ो जरा। जलाशयों की स्वच्छता को, हाँ, जलाशय की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को, ऐसे जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में भारत सरकार ने 1974 में
जल प्रदूषण, जल प्रदूषण ब्रैकेट में लिखो, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया या अधिनियमित किया ही किया, पारित किया, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। पैराग्राफ बदल, नगरों और शहरों में जब हम अपने घर के कचरे को नालियों में बहा देते हैं, तो यह नालियों के माध्यम से समीपस्थ नदियों, जो पास की नदी है ना, समीपस्थ, उनके माध्यम से, नालियों के माध्यम से, तब यह समीपस्थ नदियों में पहुंचता है, समीपस्थ नदियों में पहुंचता है। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है। ठोस पदार्थों को निकालना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन विलीन मतलब खुले हुए, विलीन लवण जैसे नाइट्राइट, विलीन लवण जैसे नाइट्राइट, लेकिन विलीन लवण जैसे नाइट्राइट, फॉस्फेट तथा अन्य पोषक और विषैली धातुओं व कार्बनिक यौगिकों को निकालना कठिन है। फुल स्टॉप। इसमें लिखो घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल, घरेलू मल में मुख्य रूप से जैव निम्नीकरणीय, इंग्लिश में क्या हो जाएगा बेटा, बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन आसानी से हो जाता है, इसके लिए हम सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया के आभारी हैं।
ये बैक्टीरिया इन कार्बनिक यौगिकों को ये बैक्टीरिया इन कार्बनिक यौगिकों को उपयोग करके मतलब उनका तोड़ना, उपयोग करना। देखो बेटा, जो कार्बनिक पदार्थ जो वेस्ट के रूप में हम लोग के लिए वो वेस्ट है, लेकिन जो बैक्टीरिया है उनके लिए क्या है, वो खाना है। पहली बार समझो, जो कार्बनिक पदार्थ हम लोग के लिए वेस्ट है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए वही पदार्थ क्या है, खाना है उनका। ठीक है, तभी तो वो उनको डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करेंगे तो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए उनको ज़्यादा। ठीक है, और डिकम्पोज करेंगे मतलब खाना खाएंगे, खाना खाएंगे मतलब अपनी आबादी बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरीके से समझो। क्या लिखा है वो, बैक्टीरिया इन कार्बनिक यौगिकों का उपयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, उपयोग करके अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। और इस प्रकार ये वहित मल का उपयोग करते हैं, और इस प्रकार ये वहित मल का उपयोग करते हैं। प्रश्न पैराग्राफ बताओ। वहित मल जल जीव रासायनिक, वहित मल जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता, जल जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बीओडी, ब्रैकेट में लिखो बीओडी, इसी को बोला जाता है बीओडी, ब्रैकेट बंद करो। हाँ, जल जीव रासायनिक आवश्यकता, इसी को क्या बोलते हैं, बीओडी, ब्रैकेट में। माप कर जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जा सकता है, जैव पदार्थ की मात्रा का आकलन किया जा सकता है। पैराग्राफ बताओ। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवाल, पोषकों की उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन, और इंग्लिश में इसके लिए जरूर लिख देना बेटा, एल्गल ब्लूम कहा जाता है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन, ब्रैकेट में एल्गल ब्लूम कहा जाता है। जरा एक मिनट ध्यान दें। कभी कभी तालाब देखा है कोई जो कि अत्यधिक हरे रंग का दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है उस पर काई की परत चढ़ गई है। कोई तालाब पे अभी कभी ऐसा गौर करा है कि तालाब ऐसा देखा हो जिसपे ऐसा लग रहा हो कि काई की परत चढ़ गई है, वो क्या होता है, वही एल्गल ब्लूम कहलाता है। वो क्या है बेटा, वही एल्गल ब्लूम कहलाता है। ठीक है, क्यों होता है? जैसे वही मल में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट तो है ही, साथ में क्या होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट भी आता है। साथ में अगर मान लो हम डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो नालियों के पानी से कहाँ जाएगा, नदियों में तो जाएगा। इंडस्ट्रियल कचरा है वो कहाँ जाएगा, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है बेटा कोई, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी नालियों में आएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इस तरीके से कहा जाता है, पानी में जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी कहाँ जाएंगे, पानी में जाएगा। कृषि से संबंधित जो हम छिड़काव करते हैं पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, जल में जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे केमिकल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है,
तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होने के नाते जिनमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फेट भी होता है, ठीक है, और अन्य अदर जो हो सकते हैं दूसरे पदार्थ भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब जल में जाते हैं तो पौधों के लिए पोषक का काम करते हैं। जो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पौधे उनकी बात कर रहा हूँ, तो सूक्ष्म पौधों के लिए क्या करेंगे, पोषक का काम करेंगे, और जिनके कारण इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। जिनके कारण क्या होगा, इन सूक्ष्म पौधों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, और इन सूक्ष्म पौधों में किसे शामिल करेंगे, मुक्त प्लावी शैवाल, यानी जो फ्री फ्लोटिंग, मुक्त प्लावी का मतलब क्या होगा, फ्री फ्लोटिंग एल्गी हैं, उनकी संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, जब उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि ये बीयूडी को बढ़ा देंगे। समझो इसको भी, जब इनकी संख्या में वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, बीयूडी को बढ़ा देंगे। बीयूडी का बढ़ना अपने आप में किसको इंडिकेट करेगा, जल प्रदूषण को इंडिकेट करेगा, और जो खुलित ऑक्सीजन है उसकी मात्रा घटी दर्शाएगा। जब खुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटी होगी तो जाहिर सी बात है वहां पे जो अन्य जलीय प्राणी हैं हमारे या जलीय जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, उन तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मरना शुरू हो जाएंगे। तो एल्गल ब्लूम का ये परिणाम होता है कि जो अन्य जलीय जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसे समझना होगा। क्या एक पता होगा, एल्गल ब्लूम कहा जाता है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद। इसके कारण जलाशयों का रंग, इसके कारण जलाशयों का रंग विशेष प्रकार से गहरे हरे रंग का, विशेष प्रकार से गहरे हरे रंग का प्रतीत होने लगता है, गहरे हरे रंग का प्रतीत होने लगता है। फुल स्टॉप। शैवाल प्रस्फुटन के कारण, शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं, और मछलियां मर जाती हैं। गुणवत्ता, जो क्वालिटी है ना वाटर की, वो जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। फुल स्टॉप। कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल, कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्यों व जानवरों के लिए, कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल मनुष्यों व जानवरों के लिए अत्यंत विषैले होते हैं, अत्यंत विषैले होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, पैराग्राफ बताओ। किसी जलाशय में नीला शोण, नीला इस तरीके से नीला शोण, अब इसकी हिंदी तो बहुत कठिन है पर आप लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ। इससे क्या बोलते हैं, इकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ। नीला शोण, इसी को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। जलकुंभी बोलते हैं। इसी का वैज्ञानिक नाम होता है इकॉर्निया। कॉर्निया। क्या लिखा था, सेंटेंस बोलो, सेंटेंस पूरा पढ़ो। क्या लिखा, जोर से बोलो। हाँ, नीले शोण या नीला शोण के सुंदर फूलों को, उगते हुए देखा गया होगा, उगते हुए देखा होगा, ऐसा उगते हुए देखा होगा। जो जलाशयों में काफी आकर्षक प्रतीत होते हैं, जो जलाशयों में काफी आकर्षक प्रतीत होते हैं।
ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण, ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे। भारत में ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे। यहां से एक बात पता चल रही, अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे, मतलब भारत के नहीं थे, बाहर से लाए गए थे। तो यहां से एक बात क्या पता चल रही कि भारत के नहीं थे तो बाहर से लाए गए। ठीक है, इतना याद रखना। तो हम लोगों ने लिखा ये पौधे अपने सुंदर फूलों के कारण भारत में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण तबाही मचा रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं। तबाही मचा रहे हैं, तबाही मचाना मतलब काफी तेजी से वृद्धि कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। क्यों इसको तबाही मचाना कहेंगे? ये पौधा जहां उगेगा, आप अगर किसी एक तालाब में अगर जलकुंभी लगा दो, कुछ समय बाद देखोगे वो पूरे तालाब को भर देगी। कुछ समय बाद क्या होता है, पूरे तालाब को भर देगी। अब जब पूरे तालाब को भर देगी, क्या वहां पर किसी दूसरे पौधे को उगने देगी? नहीं उगने देगी, कॉम्पीट करेगी, रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेगी, न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करेगी। जब कॉम्पीट करेगी, क्योंकि विदेशी स्पीशीज है, हमने वहीं पे देखा था लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में एक पॉइंट था, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज, विदेशी जातियों का अतिक्रमण वहां पे हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब विदेशी प्रजाति तो ये है, तो ये क्या करेगी, हमारी देशी प्रजातियों को उगने नहीं देगी। क्यों नहीं उगने देगी? कॉम्पीट करेगी रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, और उनको एक्सप्लॉइट कर देगी, वहां से हटा देगी। तो यही वजह है कि जब हम इसको एक तालाब में उगाते हैं तो पूरे तालाब को भर देती है, और जब पूरे तालाब को भर देगी तो अक्सर देखा जाता है कि वहां पे जो अन्य जलीय पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे। इसका नुकसान क्या होता है? बीओडी बढ़ जाएगी। नुकसान क्या है इसका? बीओडी बढ़ जाएगी, बीओडी बढ़ जाएगी तो डीओ बढ़ जाएगी, डीओ बढ़ जाएगी तो मछलियां मर जाएंगी। तो बात समझ आ रही? तो इसका नुकसान क्या होता है? अगर इसको तालाब में उगा दिया, तालाब पूरा भर गया, तालाब भर गया तो क्या हो गया, बीओडी बढ़ गई, बीओडी बढ़ गई तो डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन वो घट जाएगी। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन घट जाएगी तो मछलियां मर जाएंगी। ठीक, तो क्या लिखा था बेटा, तबाही मचा रहा है। इसको ये सेंटेंस पूरा करो फिर छोड़ना। ये वाटर हाइसिंथ या एक और ये जलकुंभी, तो हिंदी में लिखो जाओ, ये जलकुंभी, ये जलकुंभी विश्व के सबसे अधिक, ये जलकुंभी विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले, विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार, खरपतवार सुना है? जलीय खरपतवार, जलीय खरपतवार हैं जिन्हें, जलीय खरपतवार हैं जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जिन्हें बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पौधे सुपोषी, सुपोषी, सुपोषी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सु मतलब अच्छे से, पोषी मतलब उनको पोषण बहुत ज्यादा मिलना। तो जहां पे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी जिस तालाब में, उसको सुपोषी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि जो घर के माध्यम से या नाली के माध्यम से जो उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रेट आ रही है, फॉस्फेट आ रही है, सल्फर आ रही है ना, जिंक भी आ रही है, हैवी मेटल्स भी आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ पहुंचते हैं? वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो वहां पे नाम दे दिया सुपोषी। सुपोषी मतलब उनको अच्छा पोषण देने वाले, इसी वजह से उनको नाम दे दिया सुपोषी। ठीक है, तो क्या देख रहे थे इनको? ये पौधे सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं। ये पौधे सुपोषी जलाशयों में काफी वृद्धि करते हैं और इसके पारितंत्र को, और इसके मतलब तालाब का जो पारितंत्र है, ठीक है, जो तालाब का पारितंत्र उसकी बात करें, इसके पारितंत्र को असंतुलित कर देता है, इसके पारितंत्र को असंतुलित कर देते हैं। जरा एक हम लोग बात करते हैं खरपतवार, ठीक, एक लाइन की बात है, सुन लो केवल क्या होता है। खरपतवार कितने लोगों ने जो ये शब्द है सुना है? सबने सुना है लगभग। खेतों में अक्सर देखा है ना, बथुआ,
बथुआ उगता है ना, बथुआ उगता हुआ देखा है क्या तुम्हें? क्या है बेटा? ये खरपतवार। ठीक है, तो बथुआ क्या है? खरपतवार। तो इसी तरीके से जो हमारा इकॉर्निया है या जलकुंभी बोलो जिसको, या वाटर हाइसिंथ बोलो, या नीलम शोर बोलो, ये क्या है बेटा? खरपतवार है। क्योंकि जल में उग रहे हैं तो नाम दे दिया जलीय खरपतवार। ठीक है, तो ये याद रखना है। और खरपतवार होते क्या है, इसको एक लाइन में समझो, एक लाइन बता देता हूँ। देखो बेटा, अनचाहे पौधे जो कि एक तरीके से वन्य वातावरण में उगते हैं, उनको क्या कहेंगे? खरपतवार। इसको यहाँ पे इंग्लिश की लाइन है, बहुत अच्छी सी, लिखना चाहो तो लिख लेना। अनवांटेड प्लांट्स ऑफ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बस इतना ही सेंटेंस काफी है इसको डिफाइन करने के लिए। अनवांटेड प्लांट्स ऑफ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? वीड। इनको बोलते हैं वीड इंग्लिश में, खरपतवार। अनवांटेड प्लांट्स ऑफ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाते हैं? वीड कहलाते हैं। और वीड को खत्म करने वाले क्या कहलाते हैं? इनको मारने वाले वीडिसाइड। और इनको मारने वाले क्या कहलाते हैं? वीडिसाइड। CID साइड हम बोलते हैं खिले, इनको मारने वाले क्या बोलते हैं? वीडिसाइड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे थोड़ा ये देखो, जो बथुए के ऊपर जो दवाओं का छिड़काव करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वीडिसाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको मार रहा है, खरपतवार को मारने वाले को क्या बोलेंगे? वीडिसाइड। चलो इसको पोस्ट करो।